जय हिंद दोस्तों स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश की रियासतों के संबंध में यह हमारा दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने गोंडवाना वंश का परिचय देखा, प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ा, दुर्गावती हुई, संग्राम सिंह हुए, इन सब के बारे में पढ़ा और हमने शंकर साय एवं रघुनाथ साय का जो 1857 की क्रांति में योगदान था वो भी देखा। तो आज के इस लेक्चर में हम गोंडवाना वंश के स्थापत्य और मंडल रियासत पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दोस्तों, यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं गोंडवाना वंश के स्थापत्य को। तो स्थापत्य में कल भी मैंने आपको कुछ गढ़ों के बारे में बताया था जो संग्राम साय द्वारा निर्माण करवाए गए थे। इसके बाद राजाओं द्वारा भी कुछ जो कल हमने पढ़े उनके बीच में भी कई स्थापत्य आए। कुछ स्थापत्य अलग से बचती हैं, जिनमें जैसे कि मंडला का किला, ठीक है, यह क्या था? यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरेंद्र साय ने करवाया था। ऐसे ही मदन महल है, यह जबलपुर में है, ठीक है। वर्तमान में यहाँ क्या है? रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और निर्माण किसने करवाया था? मदन साय द्वारा करवाया था। काला पहाड़ क्या है? काला पहाड़ क्या है? एक पत्थरों का समूह है, ठीक है, जो कहाँ पे है? रामनगर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? हृदय साय ने करवाया था, ठीक है। ये भी कहाँ पे है? रामनगर में है। इसके बाद दल बादल महल, यह भी रामनगर में। देखो, रामनगर में जितनी भी चीज़ें हैं सबका निर्माण किसने करवाया? हृदय साय ने करवाया, ठीक है, लगभग। तो आप इससे याद रख सकते हैं। तो दल बादल महल यह रामनगर में है, निर्माण कौन करवाता है? हृदय साय। इस महल का निर्माण राजा ने अपने सैनिकों के लिए करवाया था। अब रानी बेगम का महल, तो यह भी कहाँ पे है? मंडला के रामनगर में है। हृदय साय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मोती महल की यदि हम बात करें तो यह भी रामनगर में है। हृदय साय द्वारा इसका भी निर्माण करवाया गया। दोस्तों, अब जैसे स्थापत्य से कोई 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि जैसे आ गया मदन महल, तो आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक महल, ठीक है, निर्माण मदन साय द्वारा, स्थान जबलपुर। यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि गोंडकालीन स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट बना के आप किसी भी स्थापत्य को लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट आपके कॉमन होते हैं, 1-2 पॉइंट आपको उसमें से पता होना चाहिए, तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये कुछ स्थापत्य थी। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रशासन। तो देखो, गोंडों का जो प्रशासन था, तो प्रशासन में जो सर्वोच्च अधिकारी सर्वोच्च होता था प्रशासन में, वो राजा होता था, ठीक है। अब क्या होता था कि प्रांत जो होते थे वो 52 गढ़ों में विभक्त थे, ठीक है। संग्राम साय ने अपने प्रांतों को 52 गढ़ों में विभक्त करके रखा हुआ था। अब जो गढ़ थे वो ग्राम में विभक्त थे और ग्राम का मुखिया मुकद्दम होता था, ठीक है। अब यह क्या करता था? यह झगड़े आदि निपटाने का काम करता था। यह पंचायत का मुखिया भी होता था, ठीक है। तो ये तो प्रशासन है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था यदि हम देखें तो ये जो गौंड जो थे वो अपने रीति रिवाजों के प्रति काफ़ी कट्टर माने जाते थे, ठीक है। अब इनका जो समाज था वो मुख्यतः 2 वर्गों में बटा हुआ था। एक थे राजगौंड और एक थे धुरगौंड। अब जो राजगौंड होते थे ये क्या थे? ये भूस्वामी थे, शासन यही करते थे। और जो धुरगौंड होते थे ये साधारण वर्ग के व्यक्ति होते थे, ठीक है। अब यदि हम प्रमुख देवताओं में देखें तो बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता थे, है ना। इसके अलावा भी कई सारे देवता थे। गौंड जनजाति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। विवाह प्रथा यदि हम देखें तो दूध लौटावा हो गया, लमसेना हो गया, है ना। कई सारे विवाह इनमें प्रचलित थे। महिलाओं की यदि हम स्थिति देखें तो महिलाओं की स्थिति उच्च थी। उच्च कैसे थी? कि रानी दुर्गावती जैसी महिलाएं, गिरधारी बाई हो गई, रानी
दुर्गावती हो गई। तो ये क्या थी, ये इन्होंने शासन किया है, तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, उच्च थी। और जो महिला स्त्रियां थीं वो गुदना गुदवाती थी और गहनों की शौकीन थी। अब यदि हम कृषि में देखें तो ये झूम कृषि करते थे। ठीक है। कर की यदि बात करें तो कोई विशेष कर तो था नहीं, लेकिन हाँ फिर भी क्या करते थे, जनता राजा को क्या देती थी, उपहार स्वरूप, ठीक है, कुछ स्वर्ण मुद्राओं को देने का प्रचलन था। ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि उस काल में जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। जब जनता स्वर्ण के रूप में मुद्राएं दे रही है तो स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद हम यदि अंतिम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार की भी प्रथा प्रचलित थी। अब अंतिम संस्कार के प्रति समय ये क्या करते थे, खहोल पाटा नामक क्या कहते थे, एक गीत गाते थे, या फिर जो भी होता था इनका वो गाते थे। ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या थी, इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मंडला रियासत या फिर रामगढ़ रियासत। ठीक है। तो रामगढ़ रियासत क्या था कि रामगढ़ रियासत में एक राजा थे विक्रमादित्य। ठीक है। जिनका विवाह किससे हुआ था, अवंतीबाई से। तो मुख्यतः इसमें हमें अवंतीबाई के बारे में ही पढ़ना है। तो रानी अवंतीबाई यह कहाँ की थी, तो यह सिवनी की राजकुमारी थी। ठीक है। इनका जो जन्म था वो 1831 में मनखेड़ी, सिवनी में एक ग्राम है मनखेड़ी, वहाँ पे एक जागीरदार थे जुझार सिंह लोधी, राव जुझार सिंह लोधी, उनके घर में हुआ था। अब अवंतीबाई बचपन से ही क्या थी, ये साहसी कन्या थी, तलवारबाजी भी इन्हें आती थी अच्छी खासी, और युद्ध वगैरह का भी इन्हें शौक था। अब इनका विवाह होता है 17 वर्ष की आयु में रामगढ़ रियासत के जो राजा हैं विक्रमादित्य के साथ। ठीक है। इन्होंने अपनी, अब क्या होता है कि जो विक्रमादित्य हैं इनकी क्या होती है कि आकस्मिक मौत हो जाती है कुछ समय बाद। ठीक है। तो अब ये क्या करती हैं कि अपने पति की मृत्यु के बाद रियासत की बागडोर अपने हाथों में ले लेती हैं। ठीक है। अब ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जैसे ही अपने हाथों में बागडोर ली तो इन्होंने शासन करते हुए मंडला को आज़ाद करवाया और जबलपुर दुर्ग पर कब्जा भी किया। ठीक है। इनकी सहायक जो थी वो गिरधारी बाई थी। ठीक है। अब इन्होंने 1857 की क्रांति में अपना योगदान भी दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि अवंतीबाई का 1857 की क्रांति में योगदान समझाइए। ठीक है। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या दिया, योगदान दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1857 में क्या होता है, एक वेलिंगटन जो होता है तो अधिकारी होता है, वो क्या करता है, रामगढ़ की ओर कूच करता है। ठीक है। लेकिन उस समय रानी द्वारा इसका जो आक्रमण होता है उसको सफलतापूर्वक दबा दिया जाता है। इसके बाद क्या करता है ये 1858 में पुनः रीवा के कुछ अंग्रेज़ों की सहायता से, ठीक है, ये फिर क्या करता है, क्या कहलाता है, धुधरी पर अधिकार करते हुए रामगढ़ का घेरा डालता है। अब रामगढ़ का ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि रामगढ़ का जब ये घेरा डालता है, ठीक है, तो यह कई दिनों तक घेरा डाले रहता है। जब देखता है कि रानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर ये क्या करता है कि राशन वगैरह वहाँ का बंद करवा देता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि जब रानी को आभास होता है कि अब हमें हारना ही है तो वो क्या करती हैं कि वहाँ से निकलकर देवरायगढ़ के जंगलों में पहुँचती हैं। तो देवराजगढ़ के जंगलों में पहुँचती हैं तो यह इनका पीछा करता है, और जब यह पीछा करता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। मुट्ठी भर मतलब सैनिक होते हैं रानी के, जो उनके कुछ प्रमुख सैनिक थे, और यहाँ पे पूरी फौज रहती है। तो रानी की क्या होती है, सभी सैनिक मारे जाते हैं, है ना, और उनकी क्या होती है, हार होती है। ठीक है। अब रानी क्या सोचती हैं कि उनका मानना यह था कि अंग्रेज़ों के हाथ लगने से अच्छा है खुद अपनी क्या कर लो, वीरगति को प्राप्त हो जाओ, खुद अपनी हत्या करके। तो यह अपनी चाकू मारकर या अपनी तलवार से अपनी हत्या कर लेती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है कि रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये थी पूरी मंडला रियासत। हमने स्थापत्य भी पढ़ा,
है ना। इसी के साथ हमारा ये गोंडवाना वंश ख़त्म होता हुआ। कल से हम नेक्स्ट जो भी रियासत होगी उसको पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।